नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिमाचल के सबसे ताज़ा खबरों के साथ। आज हम आपको 12 दिसंबर 2023 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। आज बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग का पूर्वानुमान, कल से 17 तक खिली रहेगी धूप। प्रदेश के मध्य व उच्च पर्वतीय कुछ भागों में 12 दिसंबर को बारिश बर्फबारी के आसार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 13 से 17 दिसंबर तक राज्य के सभी भागों में मौसम साफ रहने के आसार है। प्रदेश के मध्य और उच्च पर्वतीय 8 जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में मंगलवार को बारिश और बर्फबारी के आसार है। मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा में मंगलवार को मौसम साफ रहेगा। सोमवार को राजधानी शिमला में हल्के बादल छाए रहने के साथ धूप खिली। धर्मशाला सहित अन्य क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। न्यूनतम तापमान शिमला 5.4, सुंदरनगर 1.1, भुंतर 0.4, कल्पा -0.6, धर्मशाला 5.2, ऊना 3.3, नाहन 8.4, पालमपुर 4.0, सोलन 1.2, मनाली -0.4, कांगड़ा 5.5, मंडी 1.7, चंबा 3.7, डलहौजी 6.4, जुब्बड़हट्टी 6.5, कुफरी 4.6, नारकंडा 2.5, रिकांगपियो 1.8, सेऊबाग 0.4, धौलाकुआं 5.9, बरठीन 5.5, समधो -5.1, रिकांगपियो 11.0, सराहन 2.5 और देहरागोपीपुर में 8.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज। अधिकतम तापमान चंबा 18.8, कुकुमसेरी 10.4, केलांग 7.9, धर्मशाला 18.0, कांगड़ा 21.0, भुंतर 18.2, मंडी 18.9, बरठीन 20.6, सुंदरनगर 21.5, नारकंडा 9.2, कल्पा 10.3, रिकांगपियो 14.4, शिमला 14.0, कुफरी 8.3, जुब्बड़हट्टी 16.9 और सोलन में 18.6 डिग्री सेल्सियस। 4 महीने बाद भी हत्यारों का सुराग नहीं। पुजारी मर्डर केस में पुलिस खाली हाथ खुलेआम घूम रहे आरोपी। 4 महीने बीत जाने के बावजूद भूतेश्वर मंदिर कांवती के पुजारी के हत्यारे पुलिस गिरफ्त से बाहर है, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में लोगों में आक्रोश पनप रहा है। क्षेत्र की करीब 7 पंचायत के लोगों ने इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच करने की मांग की है। हालांकि पुलिस थाना ढली के पुलिस कर्मियों द्वारा हत्या की गुत्थी को सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 4 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली है। गौर हो कि मशोबरा ब्लॉक की पीरन पंचायत में कांवती में भूतेश्वर देवता मंदिर में बीते 8 अगस्त की सांय को सुनील दास संदिग्ध परिस्थितियों में गायब हो गए थे। गौर हो कि पुजारी इस मंदिर में मार्च 2021 से पूजा का कार्य देख रहे थे और मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले बताए जा रहे थे। अनुयायियों द्वारा मोबाइल पर संपर्क साधने पर पुजारी का मोबाइल स्विच ऑफ पाया गया था। मंदिर समिति के अनुसार पुजारी का शव 11 अगस्त की सांय को कुटिया से 15 मीटर दूर झाड़ीपों में दयनीय अवस्था में मिला था, जिनके शरीर पर काफी निशान पाए गए थे। कुटिया की जांच के दौरान पुजारी के बक्से से 2,020,40 रुपए की नकद राशि प्राप्त हुई थी। ग्राम पंचायत सतोक के उपप्रधान दिवेश शर्मा, धरेच पंचायत के उपप्रधान बाबूराम शर्मा, सतलाई पंचायत की प्रधान रंजना कमल, उपप्रधान नेत्र सिंह,
ग्राम पंचायत पीरन के उप प्रधान संदीप मेहता, ग्राम पंचायत नहौल के पंचायत के उप प्रधान ओम प्रकाश शर्मा, मंदिर समिति के प्रधान खजान सिंह व सचिव हरिचंद शर्मा सहित अनेक लोगों ने 4 माह में हत्या की गुत्थी न सुलझाने पर खेद प्रकट किया है और इस केस को सीबीआई को सौंपने की सरकार से मांग की है। एसपी शिमला सुनील नेगी ने बताया कि पुलिस द्वारा हत्या की जांच हर पहलू से की जा रही है तथा ब्लाइंड मर्डर केस होने पर इस मामले को सुलझाने के लिए पुलिस द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। हिमाचल में बढ़ी गेहूं बीज की डिमांड, किसानों को सब्सिडी पर भी 1 रुपए कटौती का झटका। हिमाचल के किसानों को इस सीजन में गेहूं बीज की खरीद पर हल्का सा झटका लगा है। भले में इस बार प्रदेश में बीज की डिमांड गत वर्षों के मुकाबले अधिक रही है, लेकिन इस बार बीज सब्सिडी की राशि में 1 रुपए की कटौती की गई है। जहां पहले गेहूं के बीज पर 16.5 रुपए सब्सिडी दी जाती थी, अब 15.5 कर दी गई है। वर्तमान में हिमाचल में किसानों को 32.5 रुपए के हिसाब से गेहूं के दाम तय किए गए हैं, जिस पर पहले 16.5 रुपए सब्सिडी काटकर किसानों को गेहूं का बीज बेचा जाता था। इस बार के सीजन में 16.5 रुपए की जगह पर किसानों को 15.5 रुपए की सब्सिडी दी गई है। अगर बात कुल्लू जिला की करें तो यहां पर 1136 क्विंटल गेहूं की खपत हो चुकी है, जबकि पहले 615 क्विंटल गेहूं बीज की डिमांड भेजी जाती थी, जिसमें 5 प्रकार के विभिन्न ब्रांड के गेहूं के बीज की सप्लाई किसानों को की जा रही है। किसानों की डिमांड के हिसाब से कृषि विभाग कृषि विक्रय केंद्रों में गेहूं की बीज की सप्लाई नियमित तौर पर भेज रहा है। कुल्लू जिला में इस बार गेहूं के बीज की खपत गत वर्षों के मुकाबले ज्यादा रही है, जिसके पीछे मुख्य कारण यह है कि घाटी के किसान पिछले काफी लंबे समय से अपने खेतों से तैयार गेहूं का बीज नहीं रख पा रहे हैं। दूसरे सीजन में उस बीज का चलन और पैदावार अधिक नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसान कृषि विभाग के ही प्रमाणित बीज की खरीद करके खेतीबाड़ी कर रहे हैं और इसकी पैदावार भी बराबर हो रही है। यहाँ पर DBWD 88, DBWD 222, WS 1105, NFS 88 की वैरायटी के गेहूं बीज किसानों को वितरित किए जा रहे हैं। HDM खेती पर रुझान से बढ़ी बीज की खपत। कृषि विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पंजबीर सिंह ठाकुर का कहना है कि गेहूं के बीज में इस बार सब्सिडी में 1 रुपए कटौती हुई है। किसानों का रुझान सीजन की फसलों की ओर पहले की अपेक्षा बढ़ा है, जिससे बीजों की डिमांड में भी वृद्धि दर्ज की गई है। नशे से मौत, फिर ठिकाने लगा दी लाश। नालागढ़ में 3 युवक गिरफ्तार, गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। औद्योगिक कस्बे नालागढ़ के तहत तिरला महुआ में बंसाई रोड पर एक युवक की संदिग्ध हालात में मिली लाश के मामले में पुलिस ने 3 युवकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई मृतक के रिश्तेदार की शिकायत पर की है। मृतक के रिश्तेदार ने आरोप जड़ा कि सुरेश कुमार की मौत नशे की ओवरडोज की वजह से हुई और यह नशे की ओवरडोज अजय कुमार ने दी। मृतक के दोस्त अजय ने ही इसके बाद लाश को सुनसान जगह पर फेंक दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर भानदनसन की धारा 304 व 201 के तहत केस दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी है। विगत शनिवार को तिरला महुआ में एक युवक की लाश पुलिस ने संदिग्ध हालातों में बरामद की थी। सुरेश निवासी मानपुरा बीते शुक्रवार से लापता था। शनिवार सुबह तिरला महुआ के पास किसी ने एक व्यक्ति का शव देखा और पुलिस की सूचना दी। पुलिस ने तुरंत घटनास्थल का रुख किया और मौत के कारणों की पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच मृतक सुरेश के रिश्तेदार विनोद कुमार निवासी बद्दी ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है
कि इसने अपने तौर पर पता किया कि तो पता चला कि उसके भाई सुरेश कुमार को अजय कुमार ने अपने घर में नशे की ओवरडोज दी थी, जिस कारण उसकी घर पर ही मौत गई थी। उसके बाद अजय कुमार ने इसके भाई को 2 अन्य दोस्तों प्रिंस व रंजोत की मदद से बंसाई रोड पर फेंक दिया था। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर गैर इरादतन हत्या व सबूत मिटाने के लिए अपराधी की मदद करने पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के असल कारणों से पर्दा उठ पाएगा। विकसित भारत के लिए युवाओं के विचार जरूरी, वॉइस ऑफ यूथ विषय पर राज्यपाल ने साझा किए विचार। आज का भारत दुनिया का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत बनाने में युवाओं की ऊर्जा को हमें रचनात्मक दिशा में बढ़ाना है। ये शब्द राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने सोमवार को विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ विषय पर राजभवन में आयोजित कार्यशाला को दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए कहे। इस कार्यशाला में हिमाचल प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति, निदेशक, प्रतिकुलपति, अधिष्ठाता, प्रधानाचार्य, प्राचार्य और फैकल्टी मेंबर्स ने भाग लिया। श्री शुक्ल ने कहा कि विकसित राष्ट्र के लिए हमारे योगदान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो दृष्टिकोण दिया है और विचार आमंत्रित किए हैं, वे अधिक महत्वपूर्ण हैं। 21वीं सदी भारत की सदी होगी, क्योंकि देश अपनी क्षमताओं के प्रति आश्वस्त होकर भविष्य की ओर बढ़ रहा है। यह आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। राज्यपाल ने कहा कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र की सभी विशेषताओं के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। यह एक विकसित भारत होगा। भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है। 144 करोड़ की आबादी के साथ भारत 29 वर्ष की औसत आयु के साथ सबसे युवा देशों में से एक है। यह दुनिया की कुल युवा आबादी का लगभग 20% है। यह एक बहुत बड़ा अवसर है, जिसके 2047 तक बने रहने की संभावना है। उन्होंने निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय स्तर पर विकसित भारत के इस महत्वपूर्ण अभियान में देश की युवा शक्ति के सुझावों को प्राप्त कर उन्हें एक डॉक्यूमेंट के तौर पर प्रस्तुत करें। इससे पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 आइडिया पोर्टल का शुभारंभ और उनके वर्चुअल संबोधन को भी राजभवन में प्रसारित किया गया। राजभवन में आयोजित कार्यक्रम में राज्याल के सचिव राजेश शर्मा ने विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ विषय, जिसे नीति आयोग द्वारा निर्धारित किया गया था, पर अपनी विस्तृत प्रस्तुति दी। पंडो कैंची मोड़ का काम बंद, बजट न मिलने से ठेकेदार ने लगाई ब्रेक, सड़क का 80% वर्क कंप्लीट। पंडो डैम के पास टूटे कैंची मोड़ का निर्माण कार्य बंद हो गया है। हालांकि ठेकेदार द्वारा यह निर्माण कार्य दिन रात तेज गति से किया जा रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप 80% जोखिम भरा निर्णय कार्य पूर्ण कर लिया है। शेष 20% कार्य बहुत आसान है, जो बहुत ही कम समय में पूरा किया जा सकता है। मगर अब यह कार्य पुनः कब शुरू होगा यह कहने मुश्किल है। मगर एक बात सत्य है कि ठेकेदार का नववर्ष 1 जनवरी 2024 में नए कैंची मोड़ से वाहनों की आवाजाही का लक्ष्य पूरा होने दूर की कौड़ी लग रहा है। बता दें कि गाबर निर्माण कंपनी ने बिलासपुर के एक नामी ठेकेदार को अगस्त माह में समय सीमा में इस निर्माण कार्य को पूरा करने के साथ कार्य दिया था। न तो किसी प्रकार का कोई वर्क ऑर्डर मिला, न ही टेंडर आदि लगाया गया। केवल मौखिक रूप में ही अब तक यह निर्माण कार्य चल रहा था। अब तक ठेकेदार को एक नया पैसा नहीं दिया है, जबकि NHAI के चेयरमैन यहां आ चुके हैं।
उन्होंने सार्वजनिक रूप में कहा था कि कार्य में पैसा बाधक नहीं बनेगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मौका कर चुके हैं। हैरत की बात है कि आला अधिकारी व आला मंत्री के निरीक्षण के बाद भी यह निर्माण कार्य केवल जुबानी जमा पर ही चल रहा था। अब ठेकेदार द्वारा कार्य अनिश्चितकालीन समय के लिए बंद किया गया है। तब एनएचएआई की लापरवाही सामने आई है। ठेकेदार अपने स्थान पर ठीक है। अब तक लगभग 70 से 75 करोड़ खर्च हो चुका है और एनएचएआई ने पेमेंट तो दूर की बात है, कागज तक नहीं बनाए हैं। ऐसी स्थिति में अब यह निर्माण कार्य कब तक बंद रहेगा, कोई नहीं जानता। एनएचएआई ने जहां ठेकेदार के विश्वास को तोड़ा, वहीं पर्यटकों भी प्रतिदिन सफर करने वालों की भावनाओं को भी आहत किया है। उपायुक्त मंडी अरिंदम चौधरी ने बताया कि प्रशासन एनएचएआई लगातार के संपर्क में है। जैसे ही ठेकेदार को पैसा ट्रांसफर होता है, निर्माण कार्य पुनः शुरू कर दिया जाएगा। पानीपत में सिरमौर के 2 युवकों की मौत, गोगामेड़ी की शोक सभा से वापस लौटते वक्त दर्दनाक हादसा। सिरमौर जिला के 2 युवकों की हरियाणा के पानीपत के समीप सड़क हादसे में मौत हो गई है। मृतक युवक सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के रजाना क्षेत्र से संबंधित है तथा आपस में जीजा साला थे। जानकारी के मुताबिक देवभूमि क्षत्रिय संगठन के पदाधिकारी दिल्ली में करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी की शोक सभा में भाग लेकर रविवार रात्रि को वापस हिमाचल लौट रहे थे कि अचानक पानीपत में लघु सचिवालय के सामने एलिवेटेड हाईवे पर कार दुर्घटना का शिकार हो गई। कार में 5 लोग सवार थे। सड़क हादसे में तुरंत 5 युवकों को आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया, परंतु इस हादसे में सिरमौर जिला के रेणुका विधानसभा क्षेत्र के गुमान सिंह ठाकुर व कल्याण सिंह ठाकुर का निधन हो गया है। दोनों ही मृतक देवभूमि क्षत्रिय संगठन में सक्रिय पदाधिकारी थे तथा मृतक कल्याण सिंह ठाकुर देवभूमि क्षत्रिय संगठन शिमला के जिला अध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे। मृतक गुमान सिंह ठाकुर भी देवभूमि क्षत्रिय संगठन के सक्रिय पदाधिकारी थे। दुर्घटना की सूचना देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रुमित ठाकुर ने सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए बताया कि 3 अन्य युवक जो घायल है, उसमें रविंद्र सिंह का पीजीआई रोहतक में इलाज चल रहा है, जबकि संदीप तोमर व खुशहाल ठाकुर पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन हैं। बताया जा रहा है कि हादसा रविवार रात्रि का है, जब कार अचानक हरियाणा के पानीपत में डिवाइडर पर चढ़े से दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों ही शवों को सोमवार देर शाम ददाहू पहुंचाया जाना था। सोशल मीडिया पर रुमित ठाकुर ने यह भी जानकारी साझा की थी कि सिरमौर जिला के रेणुका क्षेत्र से संबंधित मृतक परिजनों के साथ देवभूमि क्षत्रिय संगठन हमेशा खड़ा रहेगा। उन्होंने कहा कि मृतक युवकों के शव देर रात ददाहू पहुंचाए जा रहे थे। गिरी नदी के तट पर दोनों मृतक युवकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर रुमित ठाकुर ने बताया कि संपूर्ण देवभूमि क्षत्रिय संगठन व सवर्ण मोर्चा के लिए यह बेहद ही दुख का पल है। कांग्रेस नेता के काले खजाने की गिनती बनी पूरे विश्व की बड़ी खबर। पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस नेता राज्यसभा सांसद साहू के काले खजाने की गिनती की खबर भारत ही नहीं, पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी खबर बन गई है। साहू का परिवार 3 पीढ़ियों से कांग्रेस में रहा। इतने प्रमुख नेता है कि स्वयं इंदिरा गांधी इनके घर में ठहरती थी। उन्होंने कहा कि कुल 176 बैग पकड़े गए, उनमें से 140 बैग गिने हैं, जिनमें 351 करोड़ रुपए का काला धन मिला है। नोट गिनने में 40 मशीनें भी थक गई। शांता कुमार ने कहा, साहू ने चुनाव के समय अपने हल्फनामे में 34 करोड़ रुपए संपत्ति बताई थी। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस भ्रष्टाचार के विरुद्ध होती
तो आज तक साहू को पार्टी से निकाल दिया होता और उसकी राज्यसभा सदस्यता को समाप्त करने की सिफारिश करती। शांता कुमार ने कहा कि भारत की जनता और प्रभु का धन्यवाद है कि ऐसे भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प वाले पीएम नरेंद्र मोदी कुछ महीनों के बाद ही तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के माथे पर कलंक का यह टीका समाप्त होगा। सरकार के पास नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं, फिर भी जश्न मनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की ओर से शिमला में मनाए जा विरोध प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सुक्खू सरकार अपने 1 साल चल जाने का जश्न मना रही है। इस सरकार के पास नाकामियों के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी जश्न मनाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को अपनी उपलब्धि के रूप में पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार और मुख्यमंत्री अपनी नाकामियों का जश्न मना रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री और बाकी नेताओं ने कांग्रेस के आलाकमान को बुलाने की खूब कोशिश की। दिल्ली दरबार के कई चक्कर लगाए, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता सरकार के इस जश्न में आने को तैयार नहीं हुआ। प्रियंका गांधी वाड्रा तो शिमला आकर भी धर्मशाला की रैली में नहीं गई। उन्होंने कहा कि उन्हें पता है कि चुनाव के समय बोले गए हर झूठ का जवाब लेने के लिए प्रदेश के लोग हर सड़क चौराहे पर खड़े हैं और उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने कहा कि कम से कम कांग्रेस के बड़े नेताओं को इस बात का एहसास है कि इस सरकार के पास उपलब्धि के नाम पर जश्न मनाने जैसा कुछ भी नहीं है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ और कद्दावर नेता यह जानते थे कि सुक्खू सरकार के पास लोगों को बताने के लिए एक भी उपलब्धि नहीं है, इसलिए सरकार की किरकिरी करवाने से बेहतर जश्न से दूरी बना ली जाए। इस बात को लेकर कांग्रेस और सरकार में भी 2 फाड़ हो गए। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर बनाई गई सरकार को कांग्रेस अब झूठ बोलकर ही चलाना चाहती है। उन्हें याद रखना चाहिए कि उनके झूठ के दिन अब लग गए हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के लोगों को बताना चाहिए कि यह जश्न किस बात है। प्रदेश में आई आपदा की वजह से हजारों लोग बेघर हो गए, 500 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हो गई। सड़कें, पुल, स्कूल, स्वास्थ्य भवन, पंचायत भवन और जनहित से जुड़े तमाम भवन तबाह हैं। स्कूलों में परीक्षा करवाने के लिए भी कमरे नहीं हैं। राहत के नाम पर लोगों को जुबानी जमा खर्च की सिवाय कुछ नहीं मिला। लोगों की मांग पर खोले गए जनहित के 1,500 संस्थान बंद कर दिए गए। 10,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया और एक भी नई नौकरी नहीं दी। ऐसे में सरकार द्वारा जश्न मनाने की बातें समझ से परे हैं। जायका प्रोजेक्ट को फॉलो करेगा श्रीलंका, जापान विजिट पर जाएंगे हिमाचल के स्वयं सहायता समूह। जायका वानिकी परियोजना को अब भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका भी फॉलो करेगा। यह बात जायका जापान से आई प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजिमा ने जिला कांगड़ा के रैत में आयोजित कार्यशाला में कही। उन्होंने कहा कि हिमाचल में जायका वानिकी परियोजना बेहतर कार्य कर रही है। नाकाजिमा ने कहा कि हिमाचल में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं श्रीलंका की तुलना में अच्छा काम कर रही हैं। वे यहाँ की महिलाओं की भागीदारी देख नाकाजिमा काफी उत्साहित हुई। उन्होंने यहाँ उपस्थित विभिन्न स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं एवं पुरुषों से 1-to-1 बात की। इस दौरान उन्होंने श्रीलंका में जायका के तहत हो रहे कार्यों को साझा किया। नाकाजिमा ने कहा कि आने वाले समय में जायका श्रीलंका की टीम हिमाचल में एक्सपोजर विजिट करेगी।
इसके साथ साथ हिमाचल के स्वयं सहायता समूहों को जापान में एक्सपोजर विजिट का ऑफर भी दिया। उन्होंने हिमाचल के बेहतरीन कार्य करने वाले स्वयं सहायता समूहों को जापान में एक्सपोजर विजिट का ऑफर भी दिया। नाकाजीमा ने कहा कि जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया के नेतृत्व में हिमाचल में बेहतरीन कार्य हो रहे हैं। इस अवसर पर जायका इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी ने भी महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। रैत में आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि हिमाचल जायका वानिकी परियोजना की गूंज आज जापान के साथ साथ श्रीलंका तक पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल के ऐसे स्वयं सहायता समूह जो बेहतर कार्य करेंगे उन्हें जापान में एक्सपोजर विजिट पर भी ले जा सकते हैं। नागेश कुमार गुलेरिया ने जापान की प्रतिनिधियों को अवगत करवाया कि आने वाले समय में प्रदेश के सभी वन मंडलों में आउटलेट खोले जाएंगे। नागेश कुमार गुलेरिया ने कहा कि जल्द ही एक आउटलेट धर्मशाला में भी खोला जाएगा। रैत में आयोजित कार्यशाला में मौजूद विभिन्न सहायता समूहों के कार्यों को देख नागेश कुमार गुलेरिया ने खूब तारीफ की। इस अवसर पर डीएफओ धर्मशाला दिनेश शर्मा, अतिरिक्त परियोजना निदेशक जायका डीके विज, सेवानिवृत्त वन सेवा अधिकारी बीके यादव, जीवन लाल टांग, प्रोग्राम मैनेजर मार्केटिंग विनोद शर्मा, प्रोग्राम मैनेजर जीआईएस रजनीश कुमार, नेहा चक्रवर्ती समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। पालमपुर के गोपालपुर में जायका के आउटलेट्स। जायका वानिकी परियोजना के उत्पाद अब पालमपुर में भी खरीदने को मिलेंगे। जापान से आई जायका जापान की प्रतिनिधि एवं जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा और जापान इंडिया की प्रतिनिधि इनागाकी ने गोपालपुर में आउटलेट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जायका वानिकी परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया ने पूजा अर्चना के साथ आउटलेट का शुभारंभ किया। ऐसे में अब गोपालपुर चिड़ियाघर के मुख्य द्वार पर स्थापित इस मार्केटिंग आउटलेट्स पर जायका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री होगी, जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। जायका वानिकी परियोजना का अपना ब्रांड हिम ट्रेडिशन के तहत इस आउटलेट में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स, हिमाचली टोपी, शॉल, आचार समेत कई अन्य उत्पादों की बिक्री होगी। नाकाजीमा और इनागाकी ने जायका के हिम ट्रेडिशन ब्रांड की भी तारीफ की। इस अवसर पर जायका की प्रतिनिधि भी उपस्थित रही। नाकाजीमा ने महिलाओं को पढ़ाया सशक्तिकरण का पाठ। जापान की जेंडर एक्सपर्ट नाकाजीमा ने जायका वानिकी परियोजना से जुड़ी सभी महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में महिलाएं विभिन्न स्वयं सहायता समूह बनाकर अपनी आजीविका को सशक्त करने में आगे आ चुकी है। नाकाजीमा ने कहा कि अधिक से अधिक महिला स्वयं सहायता समूह जायका वानिकी परियोजना से जुड़ेंगे तो उनकी आर्थिकी मजबूत होंगी और जहर मुक्त ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बेचकर लोगों की सेहत का भी ख्याल रखेंगी। ड्रोन से होगी कार्यों की निगरानी। जायका वानिकी परियोजना ने शाहपुर रेंज के तहत दरिणी में ड्रोन के माध्यम से इस क्षेत्र में हो रहे कार्यों की निगरानी की गई। जायका के पीएमयू जीआईएस रजनीश कुमार की देखरेख में यहां ड्रोन से करीब 2 किलोमीटर के जंगलों को कैमरे में कैद किया। उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हो रहे कार्यों के बारे मुख्य परियोजना निदेशक नागेश कुमार गुलेरिया, जापान से आई प्रतिनिधियों समेत धर्मशाला वन मंडल के अधिकारियों को भी अवगत करवाया। इस अवसर पर जापान की प्रतिनिधि नाकाजीमा और इनागाकी ने इस कार्य की सराहना की। कैसा रहा सरकार का 1 साल, क्या खोया क्या पाया, व्यवस्था में कितना परिवर्तन आया। कांग्रेस सरकार के व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल कार्यक्रम के लिए धर्मशाला की सड़कें कार्यकर्ताओं से गुलजार हो गई हैं।
धर्मशाला के ऐतिहासिक पुलिस मैदान में जारी इस रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से पार्टी नेता व कार्यकर्ता धर्मशाला पहुंचे हैं। प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों से पार्टी नेता व कार्यकर्ता बीती रात ही धर्मशाला पहुंच गए थे। वहीं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा से लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए धर्मशाला पहुंच रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न जिलों से धर्मशाला पहुंच रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सालाना समारोह को लेकर खूब जोश दिख रहा है। हाथों में मुख्यमंत्री सहित कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका व सोनिया गांधी जैसे नेताओं के पोस्टर हाथों में लिए धर्मशाला की सड़कों पर दिख रहे हैं। हालांकि कार्यक्रम में कांग्रेस के दिल्ली से बड़े नेताओं की गैर मौजूदगी के बावजूद पार्टी कार्यकर्ताओं के उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है। हमीरपुर से रैली में हिस्सा लेने पहुंचे युवा कमलजीत का कहना है कि सुक्खू सरकार के 1 साल का जश्न मनाने वह धर्मशाला आए हैं। सुक्खू ने आपदा में जिस तरह से प्रदेश को अकेले संभाला है वह बड़ी बात है। वहीं बिलासपुर के राजीव का कहना है कि सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन शुरू कर अपनी सबसे बड़ी गारंटी को पूरा कर दिया है तथा अन्य गारंटियां भी जल्द ही पूरी होंगी। उधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू थोड़ी देर बाद धर्मशाला पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर धर्मशाला के साई मैदान में उतरेगा। तय कार्यक्रम के मुताबिक मुख्यमंत्री यहां से शहीद स्मारक जाएंगे तथा वहां शहीदों को श्रद्धांजलि देकर रोड शो के माध्यम से कार्यकर्ताओं के काफिले के साथ रैली स्थल पुलिस मैदान पहुंचेंगे। राज्य स्तरीय सालाना कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री दोपहर बाद 2:40 बजे पुलिस मैदान से सर्किट हाउस पहुंचेंगे तथा दोपहर का भोजन करने के बाद वह करीब 1 घंटे के बाद शाम 4 बजे साई मैदान से हेलीकॉप्टर द्वारा शिमला के लिए रवाना होंगे। हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।